हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन। उसके लिए हमें पहले मोशन को लिखना सीखना पड़ेगा। तो मोशन को लिखें कैसे? लिखने के लिए हमें चाहिए पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमने मान लो ये इस तरीके से एक्स वाई एंड जेड एक्सिस वाला हमारा कार्टेशियन सिस्टम है। अब इसमें हमारे पास मान लो कोई भी पार्टिकल यहाँ पर है, लेट्स से ये पार्टिकल है, इसकी पोजीशन को आप लिखोगे कैसे? डिफाइन करने के लिए बताना पड़ेगा भाई इतने एक्स पर, इतने वाई पर, इतने जेड पर आओगे तो आपको पार्टिकल पी मिल जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई एंड जेड। हमारे पास 2 डायमेंशन में सिर्फ एक्स वाई हो सकते हैं इस तरीके से। अब इसमें पोजीशन वेक्टर एक डिफाइन होता है। पोजीशन किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में होती है ना। कोई चीज़ मेरे सामने है तो हो सकता है वो दूसरे किसी के पीछे हो, तो आमने और सामने और पीछे, लेफ्ट राइट, ये सब रिलेटिव होता है। तो पोजीशन किस पॉइंट के हिसाब से देखते हैं? ओरिजिन के हिसाब से, है ना। ये है हमारा ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। कोई मुझे बता सकता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0,0 वो होते हैं। अब पोजीशन वेक्टर वो होता है ओरिजिन से या रेफरेंस पॉइंट से यहाँ तक का ये वेक्टर। इसको हम लिखते हैं दिस इज वेक्टर आर। और वेक्टर आर की जो वैल्यू हो जाएगी, अब पहली बात तो इसको वेक्टर नोटेशन में लिखना पड़ेगा। समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप, समथिंग के कैप, है ना। ये आई, जे और के क्या है? आई है एक्स एक्सिस में हमारा यूनिट वेक्टर, ये है इसमें हमारा यूनिट वेक्टर, ये है जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। वेक्टर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं क्योंकि उससे हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज़ आने वाला है। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो हुई एक्स आई कैप, वाई में आ जाएगा ये वाई जे कैप और जेड डायरेक्शन में जेड के कैप। यहाँ पे आप इनमें सभी में बीच में इस तरीके से प्लस लगा सकते हो। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट से 2, 3, 4, है ना, एक्स वाई जेड। तो इसका पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा उसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विल बी इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये आ गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट पी का एट जो भी टाइम किया हुआ था उसके हिसाब से। अब अगर ये चलना चालू कर देगा, मूव करेगा, तो इसका पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो पोजीशन वेक्टर भी चेंज होएगा। और हमें फिर देखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते हैं। अब की बार मैं 2 डायमेंशन में ले रहा हूँ, 3 डायमेंशन में नहीं जा रहा हूँ। मान लो यहाँ पर था हमारा पार्टिकल, उसकी पोजीशन थी 1, उसको मार्क कर देते हैं। फिर वो यहाँ से इस तरीके से चलता हुआ यहाँ पर आ जाता है, जिसको मैं बोल देता हूँ दिस इज 2। उसने ये पाथ ट्रेवल किया। क्या आप इसकी पोजीशन अलग अलग समय पे देख सकते हो? अलग अलग थी, पहले ये थी पोजीशन 1, ये है पोजीशन 2। पोजीशन वेक्टर्स क्या हम इसके बना सकते हैं? देखो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये, इसको मैं बोलूँगा पोजीशन वेक्टर 1, है ना। इसको मैं बोलूँगा पोजीशन वेक्टर 2। दोनों वेक्टर्स हैं। और इसका क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इसका एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी होएगा, उसको मैं यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सांप सीढ़े की गेम की तरह, यहाँ से चले थे, यहाँ पहुँच गए, सीधे से एक एरो खींच दो, इतना ही सिंपल होता है। अब इसको लिखे कैसे? हमें पता करना है इसको। देखो इसको हम बोलते हैं डेल्टा आर, बोल देता हूँ अभी के लिए। हमें पता करना है डेल्टा आर वेक्टर, उसकी वैल्यू हो जाएगी, सिंपली आ जाती है वो फाइनल माइनस इनिशियल, हो जाता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये होता है हमारा फाइनल पोजीशन, ये होती है इनिशियल पोजीशन। ऑलराइट, इसको लिखते हैं। R2 वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ? इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2। R2 को मैं लिख देता हूँ x2 आई कैप प्लस y2 आई कैप, है ना, माइनस इनिशियली जो यहाँ पर है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वो होंगे x1 y1। तो वो हो जाता है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। अब यहाँ पर देखो आई कैप वाली सारी टर्म्स को सिंप्लीफाई करके एक साथ ले आओ। इसी को मैं लिख सकता हूँ दिस बिकम्स x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। और इसी को लिखने का और एक तरीका हो जाएगा डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y जे कैप। क्या चीज़ है? हमारा पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू आ गई। इसमें देखो हम ये समझ सकते हैं हमारे काम की चीज़ क्या जो हमें समझना था। ये जो है ये है हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। इसका मतलब हमारे किसी भी पार्टिकल का जो मोशन होता है ना, ये तो कोई भी रैंडम मोशन है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है
उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि भाई एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेस हुआ, पहले एक्स वैल्यू पे यहाँ पे थी, अब यहाँ आ गए, और वाई में वो कितना डिस्प्लेस हुआ है ना, तो ये यहाँ से यहाँ था। तो हम किसी भी मोशन को दो अलग अलग मोशन का सम समझ सकते हैं। इस तरीके से हमें मोशन को दो अलग अलग एक्सिस में ब्रेक करके हम उस तरीके से स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमें बस यही समझना था। अब हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को किस तरीके से लिंक किया जा सकता है। तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लो मुझे एक क्वेश्चन में दे दिया है कि x इज इक्वल टू 2t² एंड y इज इक्वल टू 5t³ और ये हमें इस तरीके से बता दिया, पूछा गया कि भाई वेक्टर x या फिर पोजिशन वेक्टर है ना, इसको पोजिशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर बताओ एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये आप किस तरीके से कर सकते हो? पहले तो ये समझो कि क्या ये दोनों हमारे x और y टाइम के फंक्शन है। यस, टाइम बदलेगा तो ये दोनों बदलेंगे, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंटली वेरी नहीं कर रहे हैं, दोनों ना टाइम पे डिपेंडेंट है। तो आपस में इनका कुछ लिंक होगा, और हर एक समय पे अगर मुझे x और y दोनों कोऑर्डिनेट पता है तो बेसिकली मुझे थोड़ी देर बाद भी पता होगा उसके बाद वो कहाँ जाने वाला है। तो बेसिकली मुझे वेलोसिटी भी पता है, और वेलोसिटी अगर हर समय पता है तो मुझे हर समय एक्सेलरेशन क्या है वो भी पता होगा। लेकिन इसको लिखें कैसे? सबसे पहले तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर की वैल्यू हो जाती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। उसकी वैल्यू हो जाती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स की जगह रख दो 2t² आई कैप, वाई की जगह वाई की जो वैल्यू दी हुई है वो रख दो 5t³ जे कैप। पोजीशन वेक्टर एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? t की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पे, तो यह आ जाता है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और यही हमारा आंसर है। अब हमसे पूछा है वेलोसिटी वेक्टर भी पूछा है, तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम? देखो वेलोसिटी वेक्टर जो हो जाएगा, अगेन इसको ब्रेक कर दो, एक एक्स कॉम्पोनेंट होगा एक वाई कॉम्पोनेंट होगा, तो वो कहलाएगी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अच्छा वी एक्स क्या हो जाएगी यहाँ पर? एक्स किस तरीके से चेंज कर रहा है? वी एक्स होती है हमारी डी एक्स अपॉन डी टी, और वी वाई होती है हमारी डी वाई अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू हमें दी हुई थी, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाती है 4t, ये आ जाएगा 4t। डी वाई अपॉन डी टी, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी 5 × 3 विच इज इक्वल टू 15t²। तो वेलोसिटी वेक्टर अब किस समय पूछा है? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो यहाँ पर मैं इसको जल्दी से लिख सकता हूँ वी एक्स इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 15 जे कैप। अच्छा यहाँ पर यूनिट्स भी हमें लिखनी होती है ना, ये हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, और ये था हमारा मीटर, है ना। यूनिट्स के बिना तो काम ही नहीं होता फिजिक्स में। अब जल्दी से देख लेते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर भी अगेन हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन इन एक्स कॉम्पोनेंट का आई कैप प्लस एक्सेलरेशन इन वाई का जे कैप। ए एक्स हो जाता है डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप। बहुत ही सिंपल है, सीधे सीधे। अब देखने में बड़ी बड़ी टर्म लग रही है, लेकिन आपको इसी को फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना है। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट को डिफ्रेंशिएट करोगे, आ जाता है सिर्फ 4 आई कैप प्लस वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाता है 30t जे कैप। एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 1, उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 आई कैप प्लस 30t यानी 30 जे कैप, और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें बस यही पता करना था, बड़ी आसानी से हमने पता कर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब भी हम किसी पार्टिकल को फेंक देते हैं तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होता है ना, उसका कांस्टेंट होता है, नीचे की तरफ जी ग्रेविटी के कारण लगता रहता है। तो इसीलिए हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ने वाले हैं। अब एक ही चीज़ बदलने वाली है कि वो 3 डायमेंशन में होने वाला है। 3 डायमेंशन में होगा, लेकिन उससे पहले हम सिर्फ 2 डायमेंशन वाला पढ़ लेंगे। तो हमारे पास इधर एक एक्स है, इधर एक वाई है, और आपका मन करे तो आप आगे सामने जेड भी लिख सकते हो, मैं अभी नहीं लिखूँगा। अच्छा, मोशन को हमें ब्रेक कर देना है। हमारे पास मोशन की 3 इक्वेशन होती थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2af। अब क्योंकि हम अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दे रहे हैं, तो x वाले में सिर्फ हम x पार्ट की ही इक्वेशन को लिखेंगे, है ना। हम लिख देते हैं वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस
ax t, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा एस एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, जो भी एक्स डायरेक्शन है आपके लिए, हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और हमारे पास वो जो तीसरी क्वेश्चन हो जाती है हो जाएगी वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस 2ax एस एक्स, ठीक। तो बहुत ही सिंपल है, कोई नई चीज़ नहीं हो रही है यहाँ पर। सिमिलरली y के लिए आप लिख सकते हो, जल्दी से लिख दो, वी वाई विल बी इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इन y की वैल्यू आ जाएगी यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और वी वाई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई। बस यही हमारी मोशन की इक्वेशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम देखेंगे कि हमारे पास y डायरेक्शन में नीचे की तरफ तो एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी के बराबर, और x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो आप देखोगे ये वाली सारी की सारी वैल्यूज़ जीरो हो जाती हैं, और उसको हम डिटेल में प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जनरल मोशन के कुछ वैल्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ पे हो सकता है ax की वैल्यू जीरो हो या ना हो, मुझे नहीं पता। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे पहले आप नोट्स बना लो। A projectile starts from the origin at t is equal to 0 with initial velocity of 3 I cap and moves in the xy plane with a constant acceleration इतना. The x coordinate of the particle at the instant when y coordinate is 32 मीटर is. तो हमारे पास देखो x कोऑर्डिनेट अलग हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट अलग हो जाएगा, दोनों को इस तरीके से हमें एनालाइज करना होता है। ux की वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड, uy यानी y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड हमें 0 दी हुई है। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ x की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इन y की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ से पता चल रहा है? देखो ये आई कैप वाला एक्सेलरेशन ax होगा और जे कैप वाला जो एक्सेलरेशन है 4 वो y वाला होगा। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ें, किस तरीके से आप मोशन की इक्वेशन लगा सकते हो दोनों तरफ। क्वेश्चन पूछा है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स y कोऑर्डिनेट इज 32। तो y की वैल्यू जब 32 है उस वक्त पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि समय क्या हुआ होगा। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करना, तो इससे समय पता चलेगा। समय इधर लगाओगे तो फिर आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। दोनों के लिए इनिशियल कोऑर्डिनेट 0,0 था। बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कैसा है, सॉल्व करते हैं। देखो हम ये लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 32। इनिशियली यहाँ पर हमारे पास u की वैल्यू देखो है 0, तो 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4 इंटू टी स्क्वायर हमें पता करना है। यहाँ से आप देखते हो 2 इस तरीके से कट जाता है, 16 होता है। टी स्क्वायर की वैल्यू आती है 16, यानी कि t की वैल्यू आ जाती है 4 सेकेंड। हमें 4 सेकेंड पे अब x कोऑर्डिनेट पता करना है। कैसे पता करोगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली स्पीड थी 3, समय कितना हुआ 4 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 6 और 4 का स्क्वायर, दिस टर्न्स आउट टू बी 12 प्लस 3 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 48 विच इज इक्वल टू 60 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा आसान सवाल था, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि भाई एक्स का मोशन अलग होता है, वाई का मोशन अलग होता है। वेक्टर्स का ये छोटा सा वीडियो जो अभी अभी आपने देखा वो एक्चुअली एक पूरी की पूरी 1 मंथ क्रैश कोर्स का छोटा सा पार्ट है। तो पूरा का पूरा क्रैश कोर्स देखो यार, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यूट्यूब प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि मेरी पेंसिल उछालते उछालते जब गिर के टूट जाती है तो मैं कैसे दौड़ के भाग के उसको सही कराने जाता हूँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कुछ अमाउंट डोनेट करो ताकि मैं और भी इस तरीके की वीडियोज़ आपके लिए बना के ला पाऊँ। अभी मैं जा रहा हूँ भाग कर के पेंसिल को सही कराने।